नमस्कार, आज हम सिटी सेंटर शो लेकर हाजिर हैं। मुंबई के बांद्रा इलाके से आयशा मनोर बिल्डिंग के सामने मैं मौजूद हूं, जहां पर आज बड़ी हलचल देखी जा रही है, क्योंकि इसी बिल्डिंग के 6वें मंजिल से बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा के पिता ने कथित तौर पर छलांग लगाकर 6ठी मंजिल से खुदकुशी कर ली है। पहली जानकारी में पुलिस ने इसे खुदकुशी का मामला बताया है। पुलिस सूत्र बता रहे हैं कि निधन से पहले उन्होंने अपनी दोनों ही बेटियों को, मलाइका अरोड़ा और उनकी छोटी बहन अमृता अरोड़ा को फोन किया था और कहा था, आई एम सिक एंड टायर्ड, मैं परेशान हो चुका हूं। हालांकि पुलिस हर एंगल से जांच करने की कोशिश कर रही है। पोस्टमार्टम के लिए मुंबई के कूपर अस्पताल में पार्थिव शरीर को ले जाया गया और इसी बीच एक एक करके तमाम बड़े चेहरे जो मलाइका अरोड़ा के करीबी हैं यहां पर पहुंच रहे हैं और उनकी मां और मलाइका को साहस देने की कोशिश कर रहे हैं। दिखाते हैं आपको सबसे पहले सिटी सेंटर शो में ये रिपोर्ट। यूं तो पिता से अलगाव बचपन में ही हो चुका था, लेकिन उनके निधन से सिर्फ बेटियां ही नहीं बल्कि लगभग पूरा बॉलीवुड सदमे में दिखा। एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा के पिता अनिल अरोड़ा ने बुधवार सुबह 9 बजे मुंबई के बांद्रा स्थित आयशा मनोर नाम की इस इमारत की 6ठी मंजिल से कथित तौर पर छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। इस मंजिल पर वो रहते थे। हम जिस इमारत के सामने खड़े हैं उसी में अनिल मेहता रहते थे, जिनकी उम्र 62 साल थी। बांद्रा पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। हम हर एंगल से जांच कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि घटना की हर एंगल से जांच की जा रही है। पुलिस टीम के साथ साथ फॉरेंसिक टीम भी यहां पहुंच चुकी है। पूरे एरिया को भी ब्लॉक कर दिया गया है और जांच को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। पुणे के एक इवेंट के लिए जा रही मलाइका अरोड़ा पिता की मौत की खबर पहुंचते ही मुंबई वापस लौटी और एक एक कर उनका हर करीबी उनके साथ दिखा। मलाइका अरोड़ा का परिवार गहरे सदमे में है। जैसे ही अनिल अरोड़ा यानी कि मलाइका के पिता की खबर, मौत की खबर जैसे ही खबरों में आई, वैसे ही सबसे पहले उनके घर पहुंचने वालों में अरबाज खान थे, जो कि मलाइका अरोड़ा के एक्स हस्बैंड ही हैं। अरबाज वहां पहुंचे और वहां पहुंचने के बाद उनको बिल्डिंग में कई लोगों से बात करते हुए देखा गया। खबर जैसे ही फैली वैसे ही जो मलाइका के क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, उनके करीबी दोस्त हैं, जो अरबाज के करीबी दोस्त हैं, उन्होंने अनिल अरोड़ा के घर का रुख किया। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ बॉलीवुड से वहाँ जाते देखे गए, जिनमें सैफ अली खान, करीना कपूर जो है वो मलाइका अरोड़ा और अमृता अरोड़ा दोनों की बहुत करीबी दोस्त हैं। उसके अलावा वहाँ पे जो सूफिया चौधरी हैं, जो वीजे भी रही हैं, उनका जो रिश्ता है मलाइका अरोड़ा से और अमृता अरोड़ा जो उनकी छोटी बहन है, उनसे वो MTV के ज़माने से वो भी वीजे रही हैं, वो भी वहाँ पर पहुँची। और उसके अलावा अर्जुन कपूर जो कि मलाइका अरोड़ा के बहुत करीबी दोस्त हैं, वो भी अनिल अरोड़ा के घर पर पहुँचे। अनिल अरोड़ा के पार्थिव शरीर को BMC के भाभा अस्पताल ले जाया गया। पोस्टमार्टम कूपर अस्पताल में होगा। वैसे पड़ोसी बताते हैं कि अनिल अरोड़ा का असली नाम अनिल मेहता था और वो मलाइका के सौतेले पिता थे। नहीं, ये अनिल मेहता साहब है। अरोड़ा साहब कोई और थे, ये मेहता साहब है। ये मलाइका अरोड़ा के पिता हैं। पिता है स्टेप फादर, जहाँ तक मेरा इल्म है वो स्टेप फादर। ये बीमार रहा करते थे? नहीं, बिल्कुल मैंने कभी नहीं देखा उनको बीमार, कभी नहीं देखा। बीमारी 1.5 साल से बीमार थे, परेशान रहा करते थे। अगर बीमार होते हैं तो वो इतने एक्टिव नहीं रहते। मैंने उनको 3 या 4 साल, 3 और 4 दिन के पहले हमारा जो बिल्डिंग का मैनेजर है उसके साथ इंटरेक्ट करते हुए देखा है। मलाइका के पिता अनिल अरोड़ा की अगर हम रिहाइश की बात करें या उनके घर की बात करें, पैदाइश की बात करें, तो वो पंजाब के फजिल्का से थे। ये एक बॉर्डर से सटा हुआ शहर है जहाँ से वो आते हैं और वो मर्चेंट नेवी में काम करते थे। काफ़ी साल उन्होंने मर्चेंट नेवी में काम किया। अगर उनकी पत्नी यानी कि मलाइका की माँ की हम बात करें तो मलाइका की जो माँ हैं वो एक अखबार में जो स्पेस सेलिंग होती है उसमें वो काम करती थी और वो एक मलयाली क्रिश्चियन फैमिली से आती हैं। बताया जाता है कि मलाइका अरोड़ा जब 11 साल की थी तभी उनके माता पिता अलग हो गए थे। उनकी बहन अमृता तब महज 6 साल की थी। एक इंटरव्यू के दौरान मलाइका अरोड़ा ने ये माना था कि उनके माता पिता के सेपरेशन के बाद उन्होंने काफ़ी कठिन समय देखा है, इसका गहरा असर उन पर हुआ था। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि माता पिता के अलगाव के बाद अपनी माँ को एक अनोखे और नए नज़रिए से उन्हें देखने का मौका मिला। हालांकि अलगाव के बाद भी बीते काफी समय से अनिल अपनी पूर्व पत्नी जॉयस के साथ इसी फ्लैट में रह रहे थे।
माता पिता के अलग होने के बावजूद दोनों बहनें यानी कि मलाइका अरोरा और अमृता अरोरा दोनों अपने पेरेंट्स के साथ अच्छे रिश्ते, उनके खूबसूरत रिश्ते थे और अक्सर ये लोग डिनर्स पे और लंचेस पे साथ में जाया करते थे। मलाइका अरोरा ने जो अपनी माँ के जन्मदिन के दिन एक फ़ोटो शेयर की, उसमें इस परिवार को एक साथ देखा जा सकता है कि किस तरह से जो अनिल अरोरा हैं वो अपनी बेटियों और अपनी एक्स वाइफ के साथ वो खड़े हुए हैं और कितने प्यार से उन्होंने कंधे पर हाथ रखा हुआ है। अलग होने के बाद भी तस्वीरों में परिवार एक साथ और खुशहाल दिखता रहा। ऐसे में खुदकुशी के लिए उकसाने वाली वजहों को तलाशा जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि निधन वाले दिन बुधवार की सुबह मलाइका के पिता ने अपनी दोनों बेटियों से फोन पर बात की थी, जहां उन्होंने परेशान शब्दों में कहा था, आई एम सिक एंड टायर्ड। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। मुंबई से सुनील सिंह और प्रशांत सिसोदिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और भाई आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मणिपुर की, जहां आज कोई बड़ा विरोध प्रदर्शन और हिंसा नहीं हुई। इम्फाल के कई इलाकों में अनिश्चितकालीन तक के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। वहीं घाटी क्षेत्र में इंटरनेट पर प्रतिबंध जारी है। रतनदीप चौधरी की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इम्फाल में एक बार फिर सन्नाटा पसरा है। छात्रों के जबरदस्त प्रदर्शन के बाद मणिपुर की घाटी के 3 जिलों में कर्फ्यू का साया है। 5 जिलों में इंटरनेट बंद है। छात्रों ने सरकार के सामने 6 मांगे रखी हैं, जिनमें पुलिस महानिदेशक को हटाने की मांग भी शामिल है। छात्रों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पूरी घाटी में चल रहे हैं। प्लीज स्टॉप हर्टिंग स्टूडेंट्स। हम चाहते हैं वो छात्रों को परेशान करना बंद करें। इस समस्या से हमारी शिक्षा पर असर पड़ रहा है। Don't stop, please don't stop our this educational line. राज्य के कुछ इलाकों से असम राइफल्स को हटाकर उसकी जगह केंद्रीय बलों को तैनात करने के लिए 2000 जवान भेजे गए हैं। कुकी गुट ने इसका विरोध किया है और कांगपोकपी जिले में उन्होंने प्रदर्शन भी किया। Assam Rifles are the only security forces that have not been biased in their efforts. हम असम राइफल्स को हटाने का विरोध कर रहे हैं क्योंकि वो शांति रखने में मदद कर रहे हैं और हम उनको नहीं हटाने देंगे। Not permit the Assam Rifles to replace by any other central forces. मणिपुर पुलिस का कहना है कि शांति के लिए वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। We request the local public. हम लोगों से अपील करते हैं कि वो अपने बच्चों पर नजर रखें। Their son and daughters. सुरक्षा बलों के साथ संघर्ष में कई छात्र जख्मी हुए हैं। उनको इंतजार है कि दिल्ली उनकी मांगों पर कब सुनवाई करती है। सिगरेट, बीड़ी मानव जीवन के लिए खतरनाक है, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन बावजूद इसके इसकी लत लगातार बढ़ती जा रही है। उदयपुर एम्स की ताज़ा रिपोर्ट की माने तो राज्य में औसतन रोजाना 30 मौतें हो रही हैं। इससे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा संख्या नजर आती है ऐसी मौतों की, जहां प्रतिवर्ष 1 लाख से ज़्यादा मौतें हो रही हैं। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में 12,30,000 लोग बीड़ी पीते हैं, यानी कुल आबादी का 4.1%। बीड़ी पीने से अकेले साल 2023 में राज्य में 11,011 लोगों की मौत हुई। ये एम्स जोधपुर के रिसर्च का दावा है। डॉक्टरों की माने तो बीड़ी पीने से कैंसर, हार्ट अटैक, पैरालिसिस और स्ट्रोक के मामले भी बढ़ रहे हैं। बीड़ी में होता है बहुत ज़्यादा निकोटिन, जो उसमें तंबाकू होता है, और निकोटिन ही बहुत ही ज़्यादा मतलब जहरीला पदार्थ हमारे लिए हमारी नसों में जाता है और ये नसों को सिकोड़ देता है। तो जिनकी हार्ट की नस यदि सिकुड़ के ब्लॉक हो गई तो हार्ट अटैक हो जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है मरने का। स्मोकर्स सबसे ज़्यादा मरते हैं। दूसरा, जो हाथ पैर की जो नसें होती है, जिसको हम सामान्य भाषा में पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज़ बोलते हैं, हाथ पैर की नसें ब्लॉक हो जाती तो पैरों में गैंग्रीन हो जाता है, कई बार पैर काटने की नौबत आ जाती है। और होता है स्ट्रोक, आप लोग देखे होंगे, लकवा वगैरह देखे होंगे कई बार। जो स्मोकर को सबसे ज़्यादा होता है डायरेक्ट होता है एक लंग कैंसर, जो डायरेक्ट जो उसके टार वगैरह होते हैं ना, मतलब स्मोकिंग जब करते हैं टार, तो वो टार लंग में जाके कंटिन्यूस इरिटेट करता है और लंग कैंसर करता है। अब इससे बचने का एक ही तरीका है, सबसे पहले इसको छोड़ दो। सबसे पहले बीड़ी पीना छोड़ दो। अब बीड़ी मतलब तंबाकू से रिलेटेड चीज़, जैसे सिगरेट हो गई। छत्तीसगढ़ में 5,000 से ज़्यादा शैक्षणिक संस्थान तंबाकू फ्री जोन है। प्रशासन का कहना है कि वो विश्व स्वास्थ्य संगठन के मापदंड के अनुसार काम कर रहा है। तंबाकू की वजह से स्वास्थ्य पे
हानिकारक प्रभाव होते हैं और यह स्वास्थ्य विभाग एक नोडल डिपार्टमेंट की तरह काम करता है। सभी विभागों के साथ समन्वय करता है, चाहे वो स्कूल एजुकेशन हो, चाहे पंचायत हो, चाहे नगरीय प्रशासन हो, और इस तरह के सभी डिपार्टमेंट के समन्वय के साथ तंबाकू नियंत्रण की दिशा में एक स्ट्रैटेजी के साथ हम काम करते हैं। और ये स्ट्रैटेजी हमारी एम्पावर की स्ट्रैटेजी है जो WHO ने डिफ़ाइन की हुई है और भारत ने इसको अडॉप्ट किया हुआ है और हमारे प्रदेश ने भी अडॉप्ट किया हुआ है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी की भी काफ़ी इच्छा है और उनकी पूरी दृढ़ संकल्प है कि नशा को से मुक्त करना है छत्तीसगढ़ को, और इस तरह की दिशा में जितने भी काम हो सकते हैं वो करा जाए। एम्स उदयपुर के रिसर्च के मुताबिक साल 2023 में बीड़ी से छत्तीसगढ़ में 11,011 लोगों की मौत हुई। देश भर में 7 करोड़ 20 लाख लोग बीड़ी पीते हैं। उत्तर प्रदेश में बीड़ी पीने से सबसे ज़्यादा 1 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हुई, जिसके बाद महाराष्ट्र में 50,000 और तमिलनाडु में 42,000 से अधिक लोग बीड़ी धूम्रपान से मारे गए। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में बीड़ी पीने से 5,55,000 से अधिक लोगों की मौत हुई। बीड़ी ही नहीं, तंबाकू के सभी उत्पाद जानलेवा हैं। छत्तीसगढ़ में बीड़ी सेवन करने वालों के हर घंटे किसी न किसी की मौत हो रही है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि बीड़ी से बने हुए उत्पाद पर प्रतिबंध लगाएं ताकि मानव मौतों को रोका जा सके। कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, NDTV। और अब आपकी गाड़ी का टोल टैक्स आपके GPS के आधार पर कटेगा। टोल कलेक्शन को लेकर नए नियम लागू कर दिए गए हैं। क्या है पूरी खबर, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। अगर आप नेशनल हाईवे पर निकले तो शायद आपको टोल नाके पर रुकना ना पड़े। अगर आपकी गाड़ी में GNSS लगा है तो आप जो दूरी तय करेंगे उसके हिसाब से टोल वसूल लिया जाएगा। हालांकि इसमें 20 किलोमीटर आने जाने का कोई चार्ज नहीं लगेगा। इस सिस्टम के लिए हर टोल पर कुछ लेन GNSS वाले होंगे, लेकिन इसका फायदा तभी मिलेगा जब गाड़ी में GNSS ऑनबोर्ड यूनिट हो। ये फिलहाल हाइब्रिड गाड़ियों में ही है, बाकी सभी गाड़ियों में यह सिस्टम लगवाना होगा। सैटेलाइट सिस्टम पहले GPS से आपकी गाड़ी के सफर की दूरी मापेगा, फिर आपके नंबर प्लेट, फास्टैग आदि के सहारे चार्ज काट लेगा। SMS के जरिए आपको इसकी जानकारी दे दी जाएगी। जब सभी गाड़ियों में GNSS यूनिट लग जाएगी तो सड़कों से सभी टोल बूथ पूरी तरह हट जाएंगे। 2 टोल से पहले जैसे जाना पड़ेगा, एक टोल पार करते हुए फिर दूसरा टोल पड़ने से पहले हमें क्या नाम है टर्न लेना हो, तो वो हमें क्या नाम है नुकसानदायक ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें यूटर्न टोल से ही लेना पड़ेगा। पे करने के बाद ही हम निकल पाते हैं वहाँ से, तो वो हमारे लिए नुकसानदायक है। लेकिन आगे वाला जो सिस्टम आने वाला उसमें लगता है कि कुछ राहत होगी और आराम भी रहेगा। ये अब सरकार जो उसे कर दी ठीक है। सरकार तो देखो जो हम भी कहेंगे ठीक नहीं है, तब भी सरकार नहीं मानेगी, करना तो करना ही है। और हम कहते हैं नहीं जी ये ठीक है, वो कहते नहीं ठीक नहीं है, इसे काटो जब भी कटना है। फायदेमंद ठीक है, ऐसे लोकलों के लिए सुविधा हो जाएगी। जब 20 किलोमीटर तक जाना उनको कोई मतलब टोल देना नहीं पड़ेगा। उसके आगे जिसने जाना होगा उनको किलोमीटर के हिसाब से पे करना होगा, तो वो अच्छा ही है, टाइम भी बचेगा। ऑटोमेटिक से जो आप बता रहे कि वो GPS के थ्रू कट जाएगा। हमें भी फायदा है इसमें, बट हम कहीं जाते हैं तो 20 किलोमीटर मुझे कोई चार्ज नहीं पे करना पड़ेगा। और दूसरा मैं यू टर्न करने के लिए मुझे काफ़ी आसानी होगी, जितना जाऊंगा उतना पैसा मेरा पे होगा। है थोड़ा सा वैसे ठीक है, जिसके लिए कम डिस्टेंस है उसके लिए तो अच्छा ही है। जैसे मेरा कोई 10 किलोमीटर तक 15 किलोमीटर तक जा रहा है तो उसके लिए तो अच्छा है। इसी साल जून में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि हम नागरिकों के जीवन को आसान बनाने में लगातार काम कर रहे हैं और जल्द ही टोल हटा दिए जाएंगे। सरकार का ये कदम काफ़ी अच्छा है, लेकिन हाइब्रिड गाड़ियाँ बहुत कम हैं और इस सिस्टम को पूरी तरह लागू करने के लिए मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी बदलाव करने होंगे, ठीक उसी तरह जिस तरह फास्टैग को लागू किया गया था। दिल्ली से शुभांग सिंह ठाकुर, NDTV इंडिया। और अब बात जम्मू कश्मीर के कुलगाम की, जहां पहले चरण में मतदान होने हैं। क्या यहाँ का चुनावी माहौल, नजीर मसूदी की इस ग्राउंड रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। कश्मीर के इकलौते रेड आई कुलगाम में ये लड़ाई कट्टरपंथियों और वामपंथियों के बीच है। चुनावों के पहले दौर से एक हफ्ते पहले तलवारें खिंच चुकी हैं। वामपंथी मोहम्मद यूसुफ तारिगामी अलगाववाद, आतंकवाद और कश्मीर में लोगों की हत्याओं को लेकर जमाते इस्लामी पर हमला बोल रहे हैं। कश्मीर में पिछले 30 बरसों में ये पहली बार है
कि जमात की भूमिका को लेकर सार्वजनिक तौर पर इस तरह चर्चा हो रही है, क्योंकि पाबंदी वाले इस संगठन के उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे हैं। We know how our cadre was killed. We know how people were killed, martyred, whether terror, counter-terror, whatever, cycles of violence. Who did it? You are saying Jamaat was behind those killings? Behind, not behind, in the open front. कहे ना लोगों को कि हमने गलत किया, कहे ना अपने गुनाहों के लिए आवाम के सामने कहे ना हमें माफ करो। 1987 में मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले जमात ने कुलगाम सीट जीती। जमात के समर्थन से आतंकवाद फैलने और चुनाव बाइकॉट के बाद 1996 में तारिगामी ने इस सीट पर कब्जा कर लिया। तब से वो ही इस सीट से जीत रहे हैं। यूएपीए के तहत 2019 से जम्मू कश्मीर में जमात पर पाबंदी है, इसलिए जमात के उम्मीदवारों ने निर्दलीय लड़ने का फैसला लिया। कुलगाम से सयार अहमद रेशी वामपंथी दबदबा खत्म करने के लिए तारिगामी को चुनौती दे रहे हैं। वो अपने समर्थकों से कह रहे हैं कि वामपंथ हर जगह हारा है, अब कुलगाम की बारी है। कम्युनिज्म का खात्मा हो गया है, कम्युनिज्म तहलील हो चुका है और याद करिए वल्लाह आईने रात आखोफत खेत दरनाम गबकशाह सिंह खेत दरी कर इंट्रोए। जमात के उम्मीदवार आतंकवाद और अलगाववाद में किसी भी तरह से शामिल होने से साफ इनकार करते हैं। उनका कहना है कि वो साबित कर देंगे कि वो देश के वफादार नागरिक हैं। तो आप कहते हैं वो रेड फ्लैग जो कम्युनिस्टों की नहीं, उसकी अब यहाँ जगह नहीं। ये हमारी बदकिस्मती है कि बैन तो हटनी चाहिए थी। हमें बड़ा यकीन था कि ट्रिब्यूनल के हवाले से कोई ऐसी बात सामने नहीं आई थी, हमारे हक में था सब कुछ, लेकिन बैन तो नहीं हटी। अलबत्ता हम भी सो के क्या करेंगे, हमें तो आगे बढ़ना है। हमारा एक खास मिशन है, वो ये है कि हम लोगों के काम आ जाए। 100% मुस्लिम आबादी वाले कुलगाम में वामपंथी नेता को पूरा यकीन है कि धर्म पर आधारित राजनीति की हार होगी। वो मांग कर रहे हैं कि आतंकवाद और लोगों की मौत में जमात के रोल की जांच होनी चाहिए और जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। आतंकवाद के दौर में जो हजारों राजनीतिक कार्यकर्ता मारे गए थे, उनमें कई लोग कम्युनिस्ट पार्टी से भी जुड़े थे। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ एक कमीशन बनाया जाए। अगर ये अभी सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने भी कहा रिकन्सिलेशन का, और लोग जानेंगे कौन कहाँ खड़ा है। कुलगाम से नजीर मसूदी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। बिजली के तार के टूट के गिरने से इंसानी जानमाल के नुकसान के साथ ही जानवरों की मौत को किस तरह से रोका जा सकता है, निजात दिलाई जा सकती है, इसको लेकर एक डिवाइस तैयार किया गया है। दिखाएंगे आपको पूरी खबर एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए सिटी सेंटर शो। बारिश या फिर किसी वजह से बिजली का तार टूट के गिरने से इंसानी जान माल के नुकसान और जानवरों की मौत की खबर आप अक्सर सुनते रहते हैं, लेकिन अब इससे निजात मिलने की उम्मीद है, क्योंकि ऐसे डिवाइस को तैयार किया गया है जो कि बिजली का तार टूटते ही बिजली सप्लाई रोक देगी। दिखाते हैं आपको क्या है पूरी खबर। महीने भर पहले भोपाल के अशोका गार्डन इलाके में डॉक्टर उपेंद्र ने अपनी बाइक से बिजली की टूटी तार हटाने की कोशिश की। झटका लगा, वो नीचे गिरे, फिर उठे नहीं। काश एनआईटी रायपुर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के रिसर्च का नतीजा उस वक्त मिल गया होता तो टूटी तार में करंट नहीं आता और डॉक्टर उपेंद्र की जान बच जाती। अक्सर हम लोगों ने देखा है कि अगर तेज़ हवा चलती है या बारिश के टाइम पे कंडक्टर टूट के नीचे गिर जाते हैं और उसी टाइम पे ही बिजली चली जाती है सबस्टेशन से। ऐसा होना भी चाहिए और अच्छी बात भी है, लेकिन ऐसा भी कभी कभार होता है कि कंडक्टर टूटती है और नीचे गिरती है और बिजली की सप्लाई जो है वो नहीं जाती है। तो वो उस कंडीशन पे जो चार्जिंग कंडक्टर है या आप बोल सकते हैं बिजली की तार जो एक्टिव है वो नीचे गिरती है, वो लोगों के लिए ठीक नहीं है और उसके पास लोगों को नहीं जाना चाहिए।
बट लोग उसको जान नहीं पाते हैं। तो हम लोगों ने ये जो डिवाइस बनाया है, ये जो प्रोटोटाइप बनाया है, उसी को नज़र में रख के बनाया है। और ये जो आइडिया है मेरा 2020 में आया था, कोरोना के टाइम में, जब हम लोग लॉकडाउन में घर में फंसे हुए थे। फिलहाल ही में मैं और मेरे स्टूडेंट मिलके इसको एज ए प्रोटोटाइप बनाए हैं, ताकि फ्यूचर में हम इसको एक जो अवेलेबल मॉडल है मार्केट में, कम खर्चे में कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि बिना खर्चे में कैसे हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अवेलेबल सिस्टम में, जो कि लोगों को कुछ एक्स्ट्रा पैसा देना नहीं पड़े। तो मार्केट में जो स्मार्ट मीटर्स आते हैं, जो अवेलेबल स्मार्ट मीटर होते हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंपनी प्रोवाइड करती है एज ए प्रोटेक्टिव डिवाइस मीटरिंग यूनिट, तो उसी में ही हम लोग इस एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। रिसर्च स्कॉलर का कहना है कि इस डिवाइस को ट्रांसफ़र के लिए पहले इंस्टॉल करना होगा, उसके बाद आगे के तार टूटने पर यह डिवाइस बिजली की सप्लाई को रोक देगी। लोगों की जान बचा सके, या कोई भी और जानवर है, कुछ है जो बिजली की चपेट में ना आए और हम उनकी जान को अच्छे से सुरक्षित रख सकें। हमने सोचा कि इसका एक प्रोटोटाइप बनाया जाए, ताकि हम इसको हाल फिलहाल जो आने वाले स्मार्ट मीटर्स है या रिलेइंग सिस्टम है उसमें अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकें। तो ये हमारा प्रोटोटाइप है जिसको हम बनाए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, जो बिजली की तार आई हुई है वो यहाँ से आई हुई है, स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं। हमारे पास यहाँ पे सेंसर्स लगे हुए हैं। ये सेंसर से हमारे करंट सेंसर जो तीनों फेज़ के करंट को मेजर करेगा और तीनों फेज़ के करंट को ये नाप के एक प्रोसेसर में डालेगा, जो कि माइक्रो प्रोसेसर हमारा। वहाँ पे हम लोग का जो एल्गोरिथम है, जो हमारा प्रोसेस हमने वहाँ पे रखा हुआ है, वो उसके साथ फिर कैलकुलेशन पार्ट करेगा, जो भी आगे की क्रिया है वो करेगा। उसके बाद हमको बताएगा कि ये एक्चुअल में बिजली के तार टूटने के कारण जो फॉल्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उसके कारण फिर वो 100 मिलीसेकंड के बाद हमको एक मैसेज फ्लोट करेगा, मैसेज जाएगा और उसके बाद फिर आगे की एक्शन जो होती है वो होगी। फिलहाल बिजली के तार टूटने पर मैनुअली सप्लाई रोकी जाती है। तार टूटने पर हर पोल को चेक करके सप्लाई रोकी जाती है। बिजली का तार टूटने से हर साल कई लोगों की जान जाती है। वन क्षेत्र में बिजली के तार टूटने से वन्य प्राणी मरते हैं। NIT के रिसर्च स्कॉलर के नए इनोवेशन को सरकार चाहे तो ट्रांसफार्मर में लगाकर लोगों की जान और माल दोनों को बचा सकती है। इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसों की आवश्यकता नहीं, सिर्फ ज़रूरत है तो एक मजबूत इच्छा शक्ति की। कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, NDTV। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।